नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, खम्मा घणी। मेरा नाम है अनामिका और धरती धोरारी के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका सुस्वागतम। मुनीर नियाजी साहब का एक शेर है जिसमें वो फरमाते हैं कि शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास। शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम से है। तो औरतों की खूबसूरती के बारे में बात करना, उनकी खूबियों का बखान करना, उनकी शान में कसीदे पढ़ना, उन्हें त्याग और ममता की मूर्ति बताना, ये सब अब क्लीशे हो चुका है। इन सब के बारे में सदियों से बातें होती आ रही हैं। औरतों को बराबरी का हक देना है, मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना है, ये बातें भी अब गुजरे ज़माने की प्रतीत होती हैं। नाउ वी आर इन 2023, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल विमेंस डे का थीम है एम्ब्रेस इक्विटी, यानी कि एक्सेलरेटिंग इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। यानी महिलाओं को अब बराबरी की बात नहीं करनी, बल्कि जो उनकी उपलब्धियां हैं उनको उजागर करने का वक्त है, और वो आगे और ज़्यादा कैसे बढ़ सकती हैं समान अवसर का लाभ उठाकर, इसके बारे में विचार मंथन करने का वक्त है। अब हमारी इंडियन सोसाइटी में ये सब कब होगा, कैसे होगा, इन्हीं बातों पर अपने विचार रखने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी शिक्षाविद डॉक्टर नीता पाटनी जी। नमस्ते मैम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनामिका। जैसा आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मेरे आपकी बात सुन के मेरे दिमाग में भी ये बात आती है कि जैसे सभी पुरुष, आपको मैं बताती रहती हूँ कि बोलते ही रहते हैं कि महिलाएं, औरतें समझ नहीं आता क्या चीज़ हैं। अच्छा। तो अब ये ज़माना आ गया है कि जब उन्हें ये पता रहे कि औरतें, आप समझें कि औरतें चीज़ नहीं हैं, वो आपके बराबर है, वो एक नागरिक हैं, वो एक इंसान है, आधी आबादी है, उतनी ही थिंकिंग, उतनी ही ब्रेन पावर, उतनी ही मेंटल पावर है जितनी कि किसी एक आदमी में है जी। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो सबको पता होगा कि टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। टेक्नोलॉजी वो एक टूल है जो हम इंसान अपनी फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। बरसों से सारी टेक्नोलॉजी मैन बेस्ड ही रही, चाहे हम कारें देखें या मोटरसाइकिलें देखें या जितनी भी चीज़ें रही जी। पर जब से डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात आई तो सब समझ गए कि ये वो एक स्किल है जिसमें किसी ताकत की ज़रूरत नहीं है, जिसमें सिर्फ स्किल एंड मेंटल पावर की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो ब्रेन की ज़रूरत है, ब्रेन पावर इज। और बिल्कुल आप एक जाना माना नाम है राजस्थान में एजुकेशन के क्षेत्र में मैम। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ये हमारे देश का एक कटु सत्य है, सच है, और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों में ये स्थिति हम देखते आए हैं कि पेट्रियार्की होती है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है, पुरुषों का आधिपत्य होता है हर जगह, महिलाओं की संख्या कम होती है। लेकिन आप खुद एक महिला होकर भी आपने अपने लिए एक पहचान बनाई, एक नाम कमाया, आप उस मकाम तक पहुंची। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ आपने काम किया बतौर एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी। तो मैं आपकी जर्नी को शुरुआत से जानना चाहूँगी, क्योंकि आपका सफ़र भी बहुत मोटिवेशनल रहा है और हमारे तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे बचपन नीता जी का कैसा था, पढ़ाई लिखाई उनकी कहाँ से कैसे हुई, और कॉलेज के दिन कैसे थे फिर? देखो क्या है कि कभी कभी मैं ये समझ पाई हूँ, अब तब नहीं समझती थी जब मैं छोटी थी जी। कि मैं शायद एक बहुत शिक्षित परिवार में मेरा जन्म हुआ, जो कि एक बहुत सौभाग्य की बात होती है, जहाँ पर माँ बहुत पढ़ी लिखी थी बट कभी किचन से बाहर नहीं आई थी। अच्छा। आज भी मैं उनमें ये वो एंग्जाइटी देखती हूँ कि उनकी लड़की किस तरह से घर से बाहर निकल के पैरों पे खड़ी हो जाए, ये उनकी चिंता थी। अच्छा। बट उस वक्त का सामाजिक परिवेश या जो भी जातीय बंधन थे वो इन चीज़ों को अलाउ नहीं कर रहे थे। बट समहाउ उनके कांस्टेंट एनकरेजमेंट से हमारे घर की सभी लड़कियां, मैं ही नहीं, मेरी सारे कजिन्स बहुत ही शिक्षित हुए। बट बात वही है कि उनको ये नहीं पता था कि हमें हमारे बच्चों को क्या पढ़ना है। तो बस ऐसे ही, क्योंकि इंटेलिजेंट थे तो साइंस ले ली, फिर कुछ मालूम नहीं क्या करना है, ऐसे संघर्ष करते करते बहुत छोटी उम्र में 21-22 साल की उम्र में मुझे नौकरी मिली। अच्छा। और एक बहुत ही ग्रामीण परिवेश, रामगढ़ शेखावाटी, एक बहुत छोटी जगह थी, 81 की बात है जब मैं पहली बार अपने घर से नौकरी के लिए निकली। और क्योंकि मैंने कॉलेज में बहुत एक्सकर्शंस, टूर पे गए, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट लड़की थी, बड़े बड़े लड़कों के ग्रुप में रहती थी, हंसी मजाक फैशन, जो आज भी मुझे लगता है बहुत कम बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो मुझे मिली हुई थी। ब्लेस्ड थी आप, ऐसा मुझे लगता है जी। क्योंकि जब मैंने बाहर कदम रखा तो मुझे लगा कि सोसाइटी उतनी आगे नहीं बढ़ी थी, या हम कुछ थोड़ा
अलग हमें मिला। क्योंकि जब मैं रामगढ़ शेखावाटी जाने के लिए सुबह 4 बजे अपनी ट्रेन में बैठी, अच्छा, तो उस वक्त में बहुत सर्दी पड़ती थी उधर, तो लॉन्ग कोट, हाई नेक का स्वेटर एंड जीन्स पहन के जब मैं ट्रेन में बैठी तो मैंने बहुत महिलाएं देखी जो घूंघट में से मुझे देख रही थी। छोटे से रींगस के स्टेशन पे इतने सारे आदमी आ गए, क्या लेंगी, चाय लेंगी। घर से ये समझा के भेजा गया था किसी से चाय मत पीना, कोई कुछ पिला देगा, क्योंकि आप अकेले जा रही थी और हाँ, बहुत यंग भी थी। हाँ, बट उतना प्यार, उतनी मोहब्बत भी देखी और ये भी देखा कि हर महिला पास आके पूछती थी कट्ठे जा रही हो, अच्छा, ससुराल जा रही हो कि पीहर जा रही हो। उस दिन मेरे को पहली बार लगा कि इसके अलावा इन महिलाओं की जिंदगी में कुछ भी नहीं है कि या तो वो ससुराल जा रही हैं या वो पीहर जा रही हैं। वहाँ से हम इस स्टेज को देखते हैं। जिन कॉलेजेस में मैंने काम किया वहाँ 2 या 3 लड़कियों का एनरोलमेंट होता था, 500-700 लड़कों के बीच में वो नीचे गर्दन करके किस तरह से पढ़ाई करती थी। तो एंथुसियाज्म तो हमेशा महिलाओं का रहा पढ़ाई के प्रति, बस जो परिवेश था हमारा वो उतना सेंसिटाइज नहीं था उनको बराबरी देने के लिए। बट आज मैं ये सोचती हूँ, जब आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बात करती हैं, कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने सबको समान अवसर देने का एक मौका दिया। अवसर के आगे मौका वर्ड बोलना थोड़ा exactly. और अगर आप वर्ल्ड ओवर भी देखें तो आप पाएंगे कि हिंदुस्तान की हालत काफ़ी पीछे। हम सीरिया, यमन और अफगानिस्तान से बस थोड़ा ही ऊपर। अभी महिलाओं की स्थितियाँ ठीक नहीं है। जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में, तो मैं अक्सर कहती हूँ कि अब आप एक नया शब्द सुनेंगे जो है डिजिटल पॉवर्टी, जब डिजिटल गरीबी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो जॉब्स हैं, जो छोटे छोटे लेवल पर लड़कियां टीचर बन रही थी, अभी समाज बस शुरू ही हुआ था इस परिवेश में कि लड़कियों को घर के बाहर पढ़ने भेज रहे थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भेज रहे थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से लड़कियां ले रही थी। इतनी तेज़ी से ये बदलाव हुआ, उतनी तेज़ी से हमारा समाज नहीं बदला। क्योंकि हमारे समाज में कभी कभी लगता है कि लड़कियों को सिर्फ लड़कों से सुंदर दिखने के अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास है नहीं। या घर में भी यही बताया जाता है कि लंबी भी हो गई तो डांट पड़ती कि भाई अब लड़का कैसे मिलेगा, पढ़ गई तो कैसा होगा, लड़का कैसा मिलेगा पे अभी पूरा शादी.com जैसे ऑनलाइन डिजिटल चैनल्स भी आप देख रहे हैं। ये सब चीज़ें कोई उनकी हेल्प नहीं कर रही हैं। तो ये कैसे गैप होगा चेंज, इस पर अब हमारे को हायर एजुकेशन वालों को बहुत तेज़ी से सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप मैम खुद हायर एजुकेशन से जुड़ी रही, कई साल आपने काम किया और राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपका योगदान रहा, वो भी बतौर 10+2 इयर्स जो आपने वहाँ पर गुजारे हैं। शिक्षा प्रणाली की अगर हम बात करें आपसे, आपके ज़माने में जो शिक्षा प्रणाली थी, जो एजुकेशन सिस्टम था, या फिर यूँ कहें कि पिछली शताब्दी के अंत तक जो एजुकेशन सिस्टम था, एंड नाउ द एजुकेशन सिस्टम वी आर सीइंग, तो इन सब में आपको लगता है कि फ़र्क तो है ही और रिफॉर्म्स की, बदलाव की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो क्या है कि अब बहुत पुरानी बात तो नहीं की जाएगी, जब आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स जैसी 3 फैकल्टीज थी। जैसा आपने कहा मैं इंटेलिजेंट थी तो मुझे साइंस दिलवा दी गई। जी, पढ़ने में साइंस दिला दी गई होते थे। फिर अंडर एज थी तो मैंने MSc कर लिया, पर मुझे मालूम नहीं था, अगर मुझे कुछ वक्त गाइडेंस मिलती तो शायद मैं कुछ और करती। एग्जैक्टली। तो मैंने ये देखा अपने एजुकेशन के फील्ड में, जब मुझे सरकार के साथ कंप्यूटराइजेशन प्रोग्राम में काम करने का मौका मिला, तो हमारे जो सिस्टम था, जो सरकारें थी, उसमें काम करने वाले जो अधिकारी थे, जो प्रोफेसर्स थे, वो इस चीज़ के लिए एडेप्ट ही नहीं हुए थे। और हमने हज़ारों कंप्यूटर किसी के कहने से सरकार में खरीदे गए, विच वॉज अ टोटल शेयर रिसोर्स वेस्टेज। क्योंकि उसी मिनट उन्हीं कुछ दिनों में ईमेल्स आ गई, लोगों के मोबाइल पर ही सारी इंफॉर्मेशन आने लग गई। बट हमारी सरकारें अभी भी पुराने तरीके से काम कर रही थी। तो वो जो चेंज इतनी तेज आया, उसके लिए हमारी चीज़ें तैयार नहीं थी। हमने हज़ारों कंप्यूटर बड़े बड़े, आपने देखे होंगे वो पीछे से निकले हुए, हज़ारों की तादाद में हर कॉलेज में खरीदवा दिए गए। उन कॉलेजेस में भी खरीदवा दिए गए जहाँ पे ना लाइब्रेरी थी, ना लाइट थी, ना कनेक्टिविटी, तो वर्ड ही नहीं कोई जानता था जी। तो मुझे लगता है कि आप सभी ने एक चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो उसकी बात हर जगह फिट होती है। जब उन्होंने बात इवोल्यूशन की है, बट बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड फिटेस्ट कौन है? जो
तेजी से अडॉप्ट कर रहा है, चेंज को तेजी से अडॉप्ट कर रहा है। वो अडॉप्टेबिलिटी आई नहीं थी सिस्टम में, और हम बहुत, तो इन 10 सालों में जो संचार क्रांति हम कंप्यूटर खरीद रहे थे और दुनिया डिजिटल पूरी हो गई, तो हम काफी पीछे रह गए सूचना क्रांति के दौर में। दूसरा रीजन मैं ऐसा मानती हूँ कि अभी भी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं जिस आपने भी देखा होगा, जो बच्चे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनको साइंस से दूर रखा जाए, वो फिर साइंस नहीं पढ़ते। अब ये बहुत ज़रूरी है, आपने स्टेम नाम सुना होगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग हमको बचपन से देनी पड़ेगी। किसी भी सब्जेक्ट को हम उससे अलग नहीं कर सकते। आज ये डिजिटल टूल आपको बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, आप आर्किटेक्चर हो या आर्कियोलॉजी हो, आप इस टूल के बिना, इस टूल को अप्लाई करके आप अपने लिए अर्निंग भी कर सकते हैं, एंड आप जीडीपी की ग्रोथ में भी उसको आप शामिल कर सकते हैं। दूसरा चेंज मैंने शिक्षा में ये देखा कि शिक्षा एक तरह की कॉफ़ी शॉप हो गई। आप जैसा आपके पास पैसा है वैसा आप शिक्षा लीजिए, तो आप शिक्षा लीजिए, कैपेचिनो कॉफ़ी वाली शिक्षा ले लीजिए। तो हम एक बहुत बड़ा डिफरेंस देख रहे हैं, जहाँ ग्रामीण परिवेश के स्कूल हैं जो अभी उनको मालूम ही नहीं है कि क्या करना है, वो सिर्फ चल रहे हैं ऐसे पेड़ के नीचे। बेसिकली एक व्यवसाय बन गई। और आप शिक्षाविद होने के नाते आपने खुद भी गौर किया होगा, आप महिला शिक्षा से भी जुड़ी हैं। शहर की एजुकेशन में बच्चे कंप्यूटिंग, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, और ग्रामीण परिवेश में अभी भी वही पारंपरिक शिक्षा चल रही है। मैम, तो ये गैप जो आ रहा है हमारी सोसाइटी में, आपको लगता है इसको भरने में तो कई दशक लग जाएंगे? मैं ये ऐसा भी देख रही हूँ कि इसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी मैं देख रही हूँ। जैसे मैं कई बार फाइनेंस वालों से बात करती हूँ या शिक्षा के क्षेत्र में भी बात करती हूँ, या कंप्यूटराइजेशन, या जैसे मेरे बच्चे भी इस फील्ड में आगे बढ़े हैं, तो मैं देख रही हूँ चेंज बहुत तेजी से आ रहा है। ऐसा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं ने ग्रुप हाउसिंग लोन लिए हैं, ग्रुप लोन्स लिए हैं, यूपीआई आ गया है, पेमेंट कर रही हैं और सीख रही हैं। वो 100 रुपए आपस में इकट्ठे करके, लोन पे करके खुद के ग्रुप्स बना के काम कर रही हैं और बहुत आगे बढ़ रही हैं। कॉटन इकट्ठा करना, साड़ियाँ बनाना, बहुत कुछ चल रहा है और बहुत चीज़ें बढ़ रही हैं। बट उसमें ये भी है कि कुछ प्रोग्राम अभी हमारे इस तरह से भी रुक जाते हैं कि इंटरनेट का कनेक्शन, लाइट का कनेक्शन, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमज़ोर है। और कॉलेज एजुकेशन में मैंने क्या देखा कि अब उन स्कूलों में कॉलेजेस ग्रामीण क्षेत्र में खोल दिए गए जो स्कूल पहले से ही रिसोर्सेज की कमी से, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझ रहे थे। और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि ऐसे कॉलेजेस से, क्लासेस से और लाइब्रेरी से अब बच्चे बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। उनका कोई रुचि उसमें है भी नहीं और होगी भी नहीं। बट हमारे टीचर्स अभी तक ट्रेंड नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताती हूँ, अभी हमारे यहाँ ऑनलाइन यूट्यूब पर सबको लेक्चर डालने को कहा गया जी। तो मैंने क्या देखा कि बहुत सारे लोगों को तो वीडियो बनाना नहीं आता। बहुत सारे लोग अभी इस चीज़ से कॉन्शियस है, हम अच्छे नहीं दिख रहे और वो वीडियो पे नहीं आ रहे, वो अंधेरा करके वीडियो, क्योंकि हमारे दिमाग में ये ब्यूटी को लेके और प्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम और रील्स ने हमें ऐसा बना दिया है कि हम चाहे कोई ढंग की बात ना करें बट हमें सुंदर बहुत दिखना है, सुंदर दिखना जरूरी। तब मैं कई बार वो हमारे समाज का अगेन एक कटु सत्य है कि ब्यूटी पैरामीटर्स, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इस तरह के क्रिएट किए गए। बचपन से ही लड़कियों के मन में ये ख्याल डाल दिया जाता है कि किसी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू लुक ब्यूटीफुल, यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, और आपका इंटेलिजेंस जो है वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो जाता है। पर उसमें भी कई लड़कियां आगे आई हैं और आपकी फेवरेट सुष्मिता सेन भी उसमें रही हैं। सुष्मिता सेन जब आई और उसने मिस इंडिया को जीता, तो मुझे लगता है उसने नहीं जीता, उन बहुत सारी ऑर्डिनरी लुकिंग इंटेलिजेंट लड़कियों को बहुत मौका मिला कि एक अपनी अपीयरेंस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल ब्यूटी, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेलो, उसने वो बहुत कुछ करके दिखाया। अब यही बात है कि हम क्या चीज़ें देखते हैं जी। जब अभी एक मर्डर हुआ, मान लीजिए कोई भी मर्डर हुआ, 35 टुकड़े जो भी सुना आपने, उन न्यूज़ को जब जिस तरह से दिखाया जाता है बहुत तेज़ी से वायरल होती है। मैं अक्सर कहती हूँ कि उस दिन हज़ारों लड़कियाँ बहुत अपने उससे पीछे हो जाती हैं, क्योंकि उनको फिर रोका जाता है, क्योंकि हमारा जो न्यूज़ दिखाने का सेंसेशनल तरीका है वो भी महिलाओं को पीछे करने पे बहुत जिम्मेदार है।
एग्जैक्टली यहाँ पर हम जो सोशल मीडिया यूसेज के एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस, इसके बारे में हमेशा हम डिस्कशन करते ही रहते हैं। जितना ज़्यादा आप कंटेंट का कंजम्पशन करते हैं, अब वो कंटेंट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो आप खुद इतने सालों से बच्चों को पढ़ाती आई हैं और आज का बदलता दौर भी आप देख रही हैं। बच्चे रील्स बना रहे हैं, फटाफट पैसे कमाना चाहते हैं कि एक गाना रिलीज़ किया, पैसे आ गए, एक कंटेंट बना करके डाला इंस्टा पे और पैसे आ गए। ऐसे में बच्चे पढ़ाई में भी थोड़े से पीछे जा रहे हैं। बट अगेन बैक टू द पॉइंट, डिजिटल एज में आपको लगता है कि फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है? फ़ायदे बहुत है। अगर आप रील्स और इंस्टाग्राम पर देखें तो ब्रांड जिस तरह से प्रमोट किए गए हैं, कम पैसे में भी आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह दिखा सकते हैं। जो लोग फाइनेंशियल टिप्स दे रहे हैं या मोटिवेशनल टिप्स दे रहे हैं या हेल्थ टिप्स दे रहे हैं, जो अच्छा कंटेंट है वो देख रहे हैं, तो बहुत ही फ़ायदा है। क्यों नहीं, हर चीज़ आपके घर तक पहुंच रही है और आपको एक तरह से मौका दे रही है कमाने का भी और ज्ञान को प्राप्त करने का भी। बट आपको मालूम है जो वायरल वर्ड है ये ग्रेट लैटिन वर्ड है और ये आता है, इसका मतलब है जहर। ओके। और जो मटेरियल, मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, अश्लील हरकतें जब वो वायरल होती हैं ना, उसके कंटेंट को देख, वो कंटेंट नहीं है, वो क्रैप है, उसको देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। उस वजह से इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाए, कोई भी चीज़ आपके सामने है, उसको आप कैसे यूज़ करते हैं आप पर है। हम उसको अपना हथियार भी बना के कमाई, क्योंकि मोनेटाइजेशन है, ये एक बहुत बड़ा मोनेटाइजेशन का काम बना है। मैं आप छोटे सा एग्जांपल दूंगी, यार मेरे देख रहे होंगे, उनको सबको पता है कि मैं कभी कभी 27 28 साल के लड़का सिद्धू मूसेवाले की बात इसलिए करती हूँ कि वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो अपने गांव के ट्रैक्टर पे बैठा था, उसको कुछ गाना लिखना आता था, वो मोबाइल पे टाइप करता था, वो गाता था और वो उस यूट्यूब पे डाल देता था जी। उसका गाना तभी 2-2 करोड़ में, राइट। उसने इसको हथियार बनाया, इस फेसबुक को, यूट्यूब को उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपना परिवेश बदलने में हथियार गुड बनाया। कंटेंट था जो वायरल हुआ। हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं। बट आप ये भी देखिए कि इतना एब्यूजेस, ट्रोलिंग, ऑनलाइन वायलेंस, ये भी बहुत तेजी से बढ़ा। इतना बड़ा साइबर क्राइम हमारे सामने खड़ा हो गया, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और स्क्रीन कंजम्पशन की भी अगर हम बात करें तो बच्चों में वो भी बढ़ता जा रहा है। डिजिटल एज में हम हैं, लेकिन शायद ऑनलाइन क्लासेस से अब मुझे लगता है हर दूसरे बच्चे की आंखों पर मैं चश्मा देखती हूँ। ये शायद मेरा ऑब्जर्वेशन है, बाकी कई लोगों का भी होगा। और बच्चे स्क्रीन का भी बहुत कंजम्पशन कर रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट है उसको वो कंज्यूम कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं एक वॉच रखना ज़रूरी है उन पर। डिसिप्लिन के तरीके बदल गए, आप बच्चों को इन चीज़ों से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि आगे वाले, जैसे अभी बीच में लोग कहते हैं कि भाई अब लिखना पढ़ना नहीं लिखेगा कोई, उसको मिल रहा है कंटेंट वहाँ से, उसको नहीं लिखना है। बट फिर वही बात है कि डिसिप्लिन के तरीके पेरेंट्स को भी बदलने पड़ेंगे, करिकुलम्स को भी बदलने पड़ेंगे। और जिस तरह से मैं अभी आपसे कुछ देर पहले बातचीत के दौरान कह रही थी कि जैसे हम सड़क की सुरक्षा अपने बच्चों को बताते हैं, वैसे डिजिटल सुरक्षा के बारे में भी हमको बात करनी पड़ेगी कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकती है, कहाँ। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त की पेरेंटिंग में भी है, एजुकेशन में भी। अब आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अब सब कुछ ही बदलने वाला है। छोटी छोटी नौकरियां जाने वाली हैं, जहाँ टाइप से लोग कंप्यूटर पे आए थे, अब तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, कंटेंट राइटिंग तक वो अपने आप कर देगा। इस वक्त में लड़कियों के लिए और भी, महिलाओं के लिए और भी बड़ा चैलेंज मैं मानती हूँ, क्योंकि वो पूरी मशीनरी जो है वो डेटाबेस है। अब डेटा को बनाने वाले, पॉलिसी फॉर्म करने वाले सब अगर आदमी बैठे हैं, मैन बैठे हैं, तो वैसा ही कंटेंट वहाँ जाएगा। हाँ, तो वो एल्गोरिथम जिसे कहते हैं, उसमें आप फिर बहुत पीछे हो जाने वाली हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, कंपनियों को भी समझनी पड़ेगी कि कोई भी जो डिजिटल टूल है, जो ऐप है जिसे आज की भाषा में कहते हैं, वो जितना सबके फायदेमंद होगा उतना ही वो कंपनी राइज करेगी, राइट। अब वो टूल बनाने वाला, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला जिससे वो टूल बनता है, ऐप बनता है, वो अगर इक्वल पार्टिसिपेशन फीमेल्स को देंगे तो उस प्रॉब्लम के दोनों तरह के सोल्यूशन जी
स्त्रियों का जो अनुभव है वो और आदमियों का अनुभव जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डिफरेंट एंगल होता है। वो दोनों का जब समावेश होगा तो ऐप भी बहुत अच्छे बनेंगे, कंपनियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं जो इक्वल पार्टिसिपेशन कर रही हैं। पर ये सब बातें बहुत बड़ी हैं क्योंकि हिंदुस्तान में अब ग्रामीण परिवेश में उन कंपनियों को आना पड़ेगा, उनकी ये मजबूरी बनेगी। अगर उनको अच्छा बिजनेस करना है तो आपको उन महिलाओं और डिसेबल लोगों को भी शामिल करना होगा जिससे ये टूल और अच्छे बने और आपकी कंपनियां अच्छा कमाई भी करें। फुल म्यूचुअल कॉर्पोरेशन फॉर बोथ द थिंग्स। आप बहुत जल्दी ये देखेंगी कि उन्हें आना पड़ेगा और शामिल करना पड़ेगा। यानी तो ये वाइड स्प्रेड को होगा, बिल्कुल रूट लेवल पर जाने की जरूरत है पड़ेगा, हाँ। दूर दराज के इलाकों में। मैम, जो विमेंस डे का थीम है इस बार है एम्ब्रेस इक्विटी और एक्सेलरेटिंग एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी, इसकी हम बात कर रहे हैं। पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, सादत हसन मंटो साहब ने एक बार ये कहा था कि बेटी के पैदा होने पर जो हम सबसे पहली उसका हक जो हम मार देते हैं वो है उसके जन्म होने की खुशी, जो हम नहीं मनाते। वो कई भारतीय घरों में आज भी होता है। तो हमारी सोसाइटी में फीमेल फीटिसाइड्स अभी भी आम है, डोमेस्टिक वायलेंस है, अब्यूजेस के केसेस आ रहे होते हैं, प्रॉपर्टी में भी महिलाओं को उस तरह का हक नहीं दिया जाता। एंड ऑन इंटरनेशनल लेवल वी आर टॉकिंग अबाउट एम्ब्रेसिंग इक्विटी। तो आपको ये नहीं लगता कि बहुत बहुत निचले स्तर पे जा करके पहले तो काम करने की ज़रूरत है, तब जा करके हम महिलाओं को डिजिटल स्किल्स में इक्विप्ड कर पाएंगे, उन्हें बता पाएंगे कि भाई ये सीखना है अब आपको, इन चीज़ों से आप आगे निकलो। पर उसमें परिवार का सपोर्ट, पुरुष का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, अगर आप किसी घर में देखो, आप प्री कोविड के पहले अगर आप देखते तो बहुत कम लड़कियों के हाथ में मोबाइल था। फिर कोविड आया, कोविड ने सब कुछ बदल दिया। बहुत परिवारों की नौकरियां चली गई, लोगों के पास पैसा नहीं था। तो सबसे पुराना नॉन अपडेटेड मोबाइल सबसे पहले महिला के हाथ में आया, जो इससे कुछ नहीं कर सकती है। उसे भी कई बार उसके बच्चे खींच लेते हैं, लाओ मम्मी हम बताते हैं आपको, ये नहीं आता। यहाँ बहुत ही परिवार बदलेंगे जब सब होगा। तो ये सब चीज़ें भी ऐसा नहीं है कि इसी देश में, बहुत देशों में अभी अबॉर्शन के लॉ पर भी इतना कानून, बहुत देशों में अभी बहुत रिसेंटली वोटिंग तक का उनको राइट नहीं है, हिजाब की लड़ाई चल रही है। हाँ, तो ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत लेवल पर है। हिंदुस्तान की दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत ग्रामीण परिवेश में अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। शहरों की महिलाएं अगर आप डेटा देखेंगी तो पूरे देशों में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इंडिया में मिलेंगे। सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड ओवर इंडिया में हो रहे हैं। बट आप ऐसा भी देख सकती हैं, अभी आप खुद देखेंगी कि 11वीं 12वीं तक सारे लड़के कुछ पढ़ते हुए नज़र नहीं आएंगे, लड़कियां किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगी। पर 12 के बाद वो लड़कियां कहाँ गायब हो जाती हैं। ये सोचने की ज़रूरत है कि सबको ये जो शादी की चिंता है, और इसी वजह से अभी लड़कियों का शादी की तरफ से थोड़ा रुख भी बदल रहा है, क्योंकि हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ से रुख बदल रहा है। और मुझे याद आ रही है अभी लेटेस्ट रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है BBC पर, जहाँ पर ये कहा गया है कि भारत में सिंगल महिलाओं की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं लड़कियाँ, और उन्हें सपोर्ट की नहीं, सहारे की नहीं, बल्कि एक कंपेनियन की तलाश है। आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चेंज है जो हमारे धीरे धीरे आ रहा था और हमें दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ी, लड़कियों की एजुकेशन बढ़ी, उनको बाहर जाने का मौका मिला, उन्होंने दुनिया देखी, तो वो शायद इन चीज़ों से बाहर निकल रही है। ये चीज़ें फिर अच्छी होंगी जब हम उन लड़कों को भी उन लड़कियों के लिए तैयार करेंगे, घरों के काम के लिए, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए एक इक्वल पार्टनर बनाएंगे, तो फिर से लोग शादी करेंगे। शादी ब्यूटीफुल बंधन है, बट इसी से लड़कियां इसलिए दूर होती जा रही हैं कि उन्हें वो माहौल जो मिलना चाहिए था उसमें अभी थोड़ा गैप है। और अच्छा है अगर लड़कियां अकेली आगे बढ़ रही हैं, और वो किसी एज से, किसी आपकी जाति से अगर आप इन सबको नहीं बांधेंगी तो वो लड़कियां खुलकर अपने साथियों का चुनाव करेंगी, तो वापस इस मेन लाइन में आएंगी। एग्जैक्टली। तो मैम, जैसे विमेंस डे हर साल हम मनाते हैं, और बाकी वो सिर्फ एक दिन मनाने की चीज़ नहीं होती है, क्योंकि बाकी के जो 364 दिन हैं उन दिनों में भी हमें याद रखना है कि
हम महिलाएं हैं और सशक्तिकरण की तरफ हमें बढ़ना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग थोड़ा सा इंटरप्रेट गलत कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि सशक्तिकरण का मतलब है पुरुषों को नीचा दिखाना या उनकी उपेक्षा करना, जबकि मेरे ख्याल से, इवन मुझे लगता है आप भी मेरे ख्याल को सेकंड करेंगी, कि हमें बराबर चलना है, हमें उनके एसोसिएशन की ज़रूरत है, उनके सहयोग की ज़रूरत है। देखो, इसीलिए आज हमको डिजिटल टेक्नोलॉजी का नाम लेना पड़ा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आपको जेंडर गैप से दूर कर दी है। बिल्कुल। आप जैसे घर से निकली, आपने अपनी कार उठाई और आपने गूगल मैप खोला, अब आप दुनिया में कहीं भी जा सकती हैं। बिल्कुल। पहले हम इन सब चीज़ों पे किसी पे डिपेंड हो जाते थे, है ना। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि हमें वो बराबरी करने नहीं दी जाती थी कि चल बैठ जा, रास्ता ही नहीं मालूम तुझे तो तू कहाँ ले जाएगी। अभी हर ऐप जो आ रहा है वो आपको सिक्योरिटी दे रहा है। आप इस तरह के ऐप्स पे जा सकती हैं जहाँ आपके जो नंबर्स हैं, इमरजेंसी नंबर हैं, वो 1 सेकंड में आपकी लोकेशन सबको पता चल जाएगी। बहुत चीज़ों में उन्नति हो रही है। मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ अगर इसका सही यूज़ हुआ और हमारी जो कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इस लेवल तक आई, सरकार, NGO सब मिलके, और इन सब, तो आप देखना ये बहुत इस टेक्नोलॉजी से बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये आपकी किसी भी क्षमता को आपकी बल की क्षमता को नहीं उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखी जाएगी। ये आपकी पावर बढ़ा सकती है और बढ़ रही है। मेंटल पावर बढ़ रही है। आप देखो, अब हम लोग भी ट्रैवल करते हैं तो पहले हम रास्ता पूछते थे, कोई हमको गलत रास्ता तो नहीं बता देगा। आज हम टैक्सी में भी बैठते हैं तो हम चेक करते रहते हैं कि आप नहीं देख रहे रात को 12 बजे भी हम लोग कहीं से, कोई डर नहीं है। तो ये धीरे धीरे सब जगह चेंज आ रहा है। अब बात वही है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, आपका परिवार आपको किस तरह से इसको आगे बढ़ने में आपकी मदद करता है। जैसे कई बार मैं सबसे कहती हूँ कि भाई अपनी वाइफ को दो गूगल मैप खोलने के लिए, वो आपको रास्ता नहीं, इसको तो आता ही नहीं है। अब ये जो आपके दिमाग में चल गया है कि उसको आता है, आप करने नहीं दे रहे, तो ये तो अपने हर वक्त पे रहा है। जब भी महिला दिवस की बात होती है, इस बात का क्या किया जाए कि हमारा समाज औरतों के लिए सेंसिटाइज नहीं है और वो औरतों और बच्चों को कुछ समझते नहीं है। बच्चे भी दुखी हैं इस बात से, इसको कुछ आता है, बच्चों को सब आता है, महिलाओं को भी सब आता है। तो ये तो समाज की बात है और धीरे धीरे इसमें भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अब लड़कियां जो हैं किसी चीज़ से हिचकती नहीं है। गूगल मैप आपने ऑन किया और किस डायरेक्शन आपको जाना है आप कर सकते हैं। हाल फिलहाल में पंकज त्रिपाठी जी का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हर किसी को एक ना एक बार जिंदगी में सोलो ट्रिप पे ज़रूर जाना चाहिए। उसके बाद तो आप जाएं पर एक बार शुरुआत ज़रूर करें। और अकेले ट्रैवलिंग करने से आप फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, और आप हमारे सामने साक्षात मूर्ति हैं स्ट्रेंथ की। विमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं तो आपका नाम राजस्थान में बड़े फख्र से लिया जाता है। अच्छा। तो मैम, ट्रैवलिंग आपका भी एक शौक रहा है और आपने देश विदेश कई जगह ट्रैवल किए हैं, तो ट्रैवलिंग से जुड़ा कोई खास एक्सपीरियंस याद आ रहा है क्या? देखो, सबसे पहले तो बताती हूँ कि पहले मैं बहुत ट्रैवल करती थी, फिर मेरी शादी हो गई। अच्छा। फिर मैं भी उसी तरह से घर के अंदर बंद गई और जो भी था बहुत अच्छा था, कोई शिकायत नहीं। फिर अचानक से कुछ एक चेंज आया और आई लॉस्ट माई हस्बैंड ऑन द वे। तो मैंने जो पहला काम किया वो ही सबको चकित कर गया। अच्छा। मैंने कभी किसी पंडित को मेरे घर में आने नहीं दिया, मैंने कोई बरसी नहीं मनाई। मैंने हर एक इम्पॉर्टेंट डेट पर जो डॉक्टर साहब की या मेरे बच्चों की, मैंने बच्चों को ट्रैवल कराया। वहाँ से मैं स्टार्ट हुई जब मैं अपनी छोटी बच्चियों को लेके कभी पौंडीचेरी या कश्मीर और भूटान, ऐसे छोटे छोटे ट्रैवल मैंने करे। फिर मेरे बच्चे विदेशों में सेटल हो गए, फिर मैंने अकेले ट्रैवल करना शुरू किया। मेरे पास बहुत एक्सपीरियंसेस है। एक बार मैं अपने पेरेंट्स को और किसी को बिना बताए कश्मीर भी चली गई थी। अच्छा। जब बहुत ज़्यादा वहाँ वायलेंस चल रहा था, पर मेरा मन था, मुझे लगा बहुत ईजी काम है। और मैं हर लड़की को कहती हूँ एक बार कश्मीर चली जाना, दिल्ली से सिर्फ 39 मिनट की फ़्लाइट है श्रीनगर उतरना, ठीक है जी। और वहाँ पर मैं एक होटल में ठहरी और मैंने एक ड्राइवर लिया और मैं बहुत घूमी। उस ड्राइवर ने इतने प्यार से घुमाया और मैं बहुत कुछ देखा मैंने पास से। बट रात को बहुत तेज़ बॉम्ब की आवाज़ें ऐसा लगा मुझे आ रही हैं। मैंने पर्दे में से देखा, बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं भागकर नीचे गई। मैंने कहा क्या हो गया। अब मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी कि ये क्या हो गया, पर हुआ कुछ नहीं था।
शिकारे में शादी चल रही थी, सामने डल झील में लोग एंजॉय कर रहे थे। तो कई बार आपके जो घर पे बैठे आप परसेप्शन बना लेते हो किसी भी चीज के लिए, वो आपका तब तक नहीं टूटेगा जब आप खुद बाहर नहीं जाओगे। बिल्कुल। देखो अनामिका, जब मैं जाती हूँ विदेश तो मैं बहुत बार वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स पे जाती हूँ, तो मैं अक्सर क्या देखती हूँ कि बहुत औरतें घूम रही हैं, बट उनके वो पता ही नहीं है, उनके हस्बैंड सारे कागज अपने कब्जे में रखते हैं, उनको कहते हैं बस यहाँ खड़ी हो जा, उनको कुछ नहीं मालूम, वो शायद अपने घर से दौसा नहीं जा सकती, वो वैसे विदेश घूम ही आई है, बट वो जो अकेले जाके आपको वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स पे जाना है, इंटरव्यूज फेस करने हैं, ट्रैवल टिकट्स खरीदने हैं, करेंसी खरीदनी है, खुद से डिसीजंस लेने हैं कि कैसी फ्लाइट लेनी है, कहाँ मुझे उतरना है, ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है और डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट तरीके के लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका देता है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। तो सोलो ट्रैवलिंग तो आप लोगों को सजेस्ट कर ही रही हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि और कोई आपका ख़ास संदेश युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, ख़ास तौर से डिजिटल गैप को कम करने के लिए। ये सब परिवारों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, सभी के लिए ज़रूरी है कि सब साथ मिलकर चलें, और बहुत चेंजेस आ रहे हैं। बट मैं ये चाहूँगी कि सरकारें अब बहुत तेज़ी से अपने रिफॉर्म्स करें, एजुकेशन बिल्स जो हमारे पेंडिंग पड़े हैं, आरक्षण महिलाओं को देने के बिल जो पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि जब तक सब प्रॉब्लम की पॉलिसी रिफॉर्म्स में महिलाएँ खुद नहीं आएंगी, जब तक उनकी सेंसिटिव माहौल नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, अपने बच्चों को थोड़ा डिजिटल सुरक्षा के बारे में, संयम के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में बताते हुए उनको एनकरेज करें कि वो इस पूरे मीडिया का फ़ायदा उठा के अपने आप को इनेबल करें आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि आने वाला भविष्य आपको चौंका सकता है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा और हम सरकारों में बैठे लोग जॉब्स के लिए रीट और नीट और इस तरह के एग्ज़ाम करेंगे और रोज़ पेपर आउट होंगे, तो ये जो फ्रस्ट्रेशन सोसाइटी में है वो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आपको अपना काम करने के लिए बहुत आपको प्लेटफॉर्म्स वो देने वाले हैं। क्रक्स ये है कि डिजिटली आपको हर स्किल में इक्विप्ड होना चाहिए ताकि आप सूचना क्रांति के दौर में कदम से कदम मिला। और यही एक टेक्नोलॉजी है जो मेल और फीमेल में डिफरेंस नहीं करती, जहां दोनों बराबर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। एक मोबाइल है, एक टूल है, अब आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे यूज करें। क्या बस मेरा यही बात है। क्या खूब। मैम, आपने वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो में आई, हमसे इतनी सारी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद। और दर्शकों, आज हमारे साथ शो में रही जानी मानी शिक्षाविद नीता पाटनी जी। धरती धोरारी के आज के एपिसोड से आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है, लेकिन इस समय आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, जिसको स्कैन करके आप हमारे शोज़ की तमाम इन्फॉर्मेशन एंड लेटेस्ट अपडेट्स ले सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हम सबका चहेता DD राजस्थान। नमस्कार।